जानना चाहेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थिति है वो क्या है, जो स्पीचेस हुई हैं उनको उसका रोल क्या है, मतलब उसकी क्या हैसियत है, और फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एक सीट की बात होती है उस पर चाइना वीटो कर देता है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए अनीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात को बहुत संतुलित भाषा में सभी बिंदुओं को रख दिया जिनको रखना चाहिए था उस पटल से। और वास्तव में ये यूएन को देखिए, देखिए यूएन अपने आप में बहुत सारी संस्थाओं का एक जोड़ है, लेकिन उसमें उसकी जो एपेक्स बॉडी है वही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल को देखिए आप, तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो 75 साल पुरानी पिक्चर को हम देख रहे हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। और जो दुनिया के जो पावर डायनामिक्स थे, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स थे, उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। उस समय दुनिया जो थी वो बाइपोलर थी, एक पोल था यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरा कम्युनिस्ट पोल था, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन आए दुनिया में, हमने देखा कि बर्लिन वॉल गिरी, यूएसएसआर टूटा, उसके बाद दुनिया के कई कुछ डेकेड्स के लिए यूनिपोलर हो गई। आज की दुनिया को आप देखें तो ये ना बाइपोलर है ना यूनिपोलर है, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और ये मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है, इसका एक अहम पोल है भारत। हिंदुस्तान एक बड़ा पोल है, क्योंकि आप देखिए कि बिना हिंदुस्तान के इतना बड़ा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो इंडिया से शुरू होता है और यूनाइटेड स्टेट्स तक जाता है, बीच में अपने पूरा साउथ चाइना सी को कवर करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब रीजन को करता है, छोटे आइलैंड तक को कवर करता है। इसमें यदि ग्लोबल पावर डायनामिक्स को और ग्लोबल ऑर्डर को प्रिजर्व करना है, तो सबसे बड़ा पोल जो कर सकता है वो भारत का पोल है। दूसरा, आप यदि बात करें नैतिकता के पटल से भी, तो 6 में से 1 आदमी जो दुनिया में है वो भारतीय है। यदि उस 6 में से 1 व्यक्ति को यूएन की जो शीर्षस्थ बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न्याय नहीं कर रहे। और जब आप न्याय नहीं करते हो, तो जो इंस्टीट्यूशन है उनकी इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। मैं कई बार अपने आर्टिकल्स में लिखता रहा हूं, मेरे यूट्यूब पे भी मैंने यही कहा है और टीवी शोज में भी यही बात की है कि यदि यूएन को हमको संभालना है, और यूएन के जो रचयिता थे उनका जो विजन था कि आगे कभी भी कोई वॉर नहीं हो, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी, और लेकिन मोदी जी ने कहा, सही कहा कि बहुत सारे वॉर्स भी हुई हैं, जेनोसाइड भी हुआ है, गृह युद्ध भी हुए हैं। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी नहीं बचती है, जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य आज का है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आप सोचिए 1 मिनट के लिए अनिस भाई, कि यदि आज की तारीख में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन होता, उसका निर्माण होता, तो जो P5 परमानेंट 5 मेंबर्स थे जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से 2 को तो वीटो पावर छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है, उनको तो P5 में सीट भी नहीं मिलती। आप यूरोप के डायनामिक्स की बात करें तो यूरोप के 2 नेशन अपने आप बाहर चले जाते, जर्मनी अंदर आ जाता। आप एशिया से बात करें तो डेफिनेटली भारत होता उसमें, और जापान भी होना चाहिए था। उस समय की बात अलग थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार जी। चुका था वह, लेकिन अब की स्थिति अलग है। फिर आप देखिए कि मिडिल ईस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक इजराइल होना चाहिए और एक कोई अरब कंट्री भी होना चाहिए। पूरा अफ्रीका, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पूरा साउथ अफ्रीका, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनमें से भी कम से कम एक एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए आप ये देखिए कि G4 का जो समूह कहते हैं, 4 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, ब्राजील, जापान, इन कंट्रीज, इंडिया है, ब्राजील है, जापान और जर्मनी, इन्होंने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स लाना चाहिए उसके लिए जो लिख के दिए हैं, उनको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त पॉइंट्स है वह। और जब भी हम यूएन की बात करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो जो G4 ने जो जो चीजें बताई थी उसको हमेशा कोट किया जाता है। अब समस्या यह है कि यदि, एक विडंबना बोलूंगा, समस्या भी नहीं कहूंगा, कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसको यदि चेंज करना है तो उसका अप्रूवल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अब सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा देश बिठा रखा है जिसका नाम चाइना है, जो ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना चाहता है और बड़ा भद्दा बनाना चाहता है। वो बार बार वीटो लेता है भारत के खिलाफ। अब इसको प्रेशराइज करने की आवश्यकता है, हम कर भी रहे हैं कि वो एब्सटेन हो या फिर वीटो नहीं करे, लेकिन बड़ा मुश्किल है वो कि कब तक नहीं करेगा। लेकिन जब दुनिया का बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तब उसको मानना पड़ेगा और भारत को उसका स्थान देना पड़ेगा।
मैं डॉक्टर साहब, मैंने अभी एक ट्वीट भी की थी, और उस पर मैं बात भी कर चुका हूँ पिछले शो में भी। और बड़ी सिंपल सी बात की है मैंने, बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं, हम जब वर्ल्ड्स की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें हिंदुस्तान का नाम आता है। और इट विल बी टोटली अनजस्टिफाइड, इट विल बी टोटली अनफेयर कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके बगैर मुकम्मल भी हो जाए। यानी मैं तो ये नहीं कह रहा कि डिसीजन मेकिंग, मैं तो कह रहा हूँ मुकम्मल भी नहीं होती, यानी कि एक अधूरी, एक ऐसा अधूरा नाटक है जो कि हम साल साल से देखे चले जा रहे हैं। और जैसा आपने इशारा किया ना कि ये वो पुरानी स्थिति है जो वो वर्ल्ड वार और ये सिचुएशन और ये कोल्ड वार होती थी और ये डिफरेंट ग्रुप्स होते थे। अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। अब दुनिया एक सिमट कर एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। और इस ग्लोबल विलेज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्टिफाइड डिसीजंस जो है वो ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो ले। यानी कि अगर हम वो नहीं लेंगे तो उसके बाद ये इंसाफ पे मबनी माशरे दुनिया में कायम नहीं होंगे, या हम जो दुनिया से गुर्बत का खात्मे की बात करते हैं या पेंडेमिक्स के खात्मे की बात करते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये सारी सिचुएशन सब उसी वक्त हो पाएगी कि जब हम इक्वल पार्टनरशिप की बुनियाद पे फैसले करें। और आपने जैसा जिक्र किया, ना सिर्फ आपने बड़ी अच्छी बात की कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनका भी राइट बनता है कि वो भी इसमें शामिल हों। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेकअप कॉल। और चाइना को अब वेकअप कॉल मिलनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब ये जो एक तरफा आप वन साइडेड गेम खेलते आ रहे हैं ये सब ख़त्म करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं अनिस भाई, जो ये एक अवधारणा है जिसका बहुत उपयोग होता है कि दुनिया छोटी सी हो गई है और ग्लोबल विलेज बन चुका है, मैं आज भी इस चीज को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? यदि ग्लोबल विलेज है तो उस ग्लोबल विलेज में आज शिनजियांग में और तिब्बत में कंसंट्रेशन कैंप्स चल रहे हैं। दुनिया क्या कर पा रही है? कुछ नहीं कर पा रही। अफ्रीका में जिस तरह से चाइना ने न्यू कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया है, क्या हो रहा है उस पर? कुछ नहीं हो रहा। किस तरह से अफ्रीका को चूस रहा है चाइना। आप ये देखिए कि कम से कम 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पानी का जो हक है उसको चाइना रोक के बैठा है, क्योंकि तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, विच इज नोन एज द टैंक ऑफ एशिया, वाटर टैंक ऑफ एशिया। तो ग्लोबल विलेज की बात मत करिए सर आप। और जहां तक यूएन की बात है, यूएन अपनी अथॉरिटी खोता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि सीरिया में इतने मानव अधिकारों के हनन हो रहे हैं, यूएन कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे जगह पर वीगुर पॉपुलेशन को एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है, कर पा रहा है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, उसकी वजह यह है कि हम ग्लोबल विलेज तो देखें टेक्नोलॉजी ने कर दिया ना, मतलब वो मैंने और आपने तो नहीं किया। अगर इस ग्लोबल विलेज में भी आज इनजस्टिस पे मबनी है, जैसा आपने चाइना का जिक्र किया और वीगर कम्युनिटी की तरफ आपका इशारा है, और उसमें अगर इनजस्टिस एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोगों ने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल पार्टनर नहीं समझा है। हम लॉलीपॉप दे के लोगों को चुप करा देते हैं। और आप देखें कि मतलब पाकिस्तान जैसे एक बड़ा मुल्क है और वो मुल्क भी ये कहता है कि जब उसके प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है उन कैंप्स का और उन मुसलमानों की हालत ज़ार का, तो वो कहते हैं आई डोंट नो अबाउट इट। एंड हम अपने कुछ अफेयर्स या कुछ मैटर जो है वो चाइना के साथ हम प्राइवेटली डील करते हैं, हम उनके साथ ओपन डिस्कशन डायलॉग नहीं करते। आज भी पाकिस्तान में एक बाप ऐसा है जिसकी वाइफ और उसकी बेटे को जो है वो लेकर चले गए हैं पुलिस वाले, और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और कई कई दिन महीने हो चुके हैं। और ये एक कहानी छोटी सी है। तो ये इनजस्टिस चलते रहेंगे सर, अगर आप ये आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और इंडिया अपना रोल अदा नहीं करेगा। डेफिनेटली, यदि दुनिया को सच में सही जगह पे ले जाना है तो आपको देशों को, लोगों को उनके अधिकार देने होंगे, उनसे वंचित नहीं रखना होगा। और जो इन सब चीजों को मॉनिटर करने वाली बॉडी हमने बनाई थी, यूनाइटेड नेशंस, उस यूनाइटेड नेशंस में जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे ये सब चीजें नहीं रुक सकती। आप खड़े हो आज के समय तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर। यदि तीसरे विश्व युद्ध को रोकना है तो आपको बॉडी जो है यूनाइटेड नेशंस, जो कि विश्व युद्ध रोकने के लिए बनी है, उसको आपको प्रबल करना होगा। उसकी प्रबलता और लेजिटिमेसी तभी हो पाएगी जब उसमें रिफॉर्म्स आए। वरना ये तो लीग ऑफ नेशंस जो थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने में फेल हो गई, वही स्थिति इसकी बनती जा रही है। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये यूएन जो है अपने प्रीडिसेसर के
कदमों पे धीरे धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है। देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो यार हैं चाइना को छोड़ के अभी, क्योंकि चाइना यार तो किसी का भी नहीं है, वो तो अफ्रीका को चूस रहा है, कल को पाकिस्तान को चूसेगा। वो सबको पता चल जाएगा ना जब वक्त आएगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो यार वो हैं तो बाकी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना जो है जी। पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, और पाकिस्तान को वो वैसा ही चूसेगा जैसा हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूसा था। लेकिन एक अंतर यह है कि हिंदुस्तान ने खुद को नहीं चुसवाया था, वो तो आके बैठ गया था नहीं ईस्ट इंडिया लेकिन कंपनी थोड़ा और सा ब्रिटिश फर्क, सरकार। थोड़ा सा यहाँ फर्क तो पाकिस्तान खुद बुला रहा है उसको।